नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। हंगामा जारी रहने से संसद की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित। विपक्षी तृणमूल ने भी कांग्रेस के रवैये पर जताई असहमति। कहा सदन में अडानी के अलावा भी चर्चा के कई और मुद्दे। संभल में मस्जिद के सर्वे के निचली अदालत के आदेश को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच कल करेगी सुनवाई। भव्य समारोह के साथ हुआ भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन। लिथुआनिया फिल्म टॉक्सिक ने जीता गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। ऑस्ट्रेलियाई निर्देशक फिलिप नॉयस को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड। बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग वाली याचिका को वहां के उच्च न्यायालय ने किया खारिज। पश्चिम बंगाल सहित देश के कई हिस्सों में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग। और चक्रवात फेंगल के कारण आंध्र और तमिलनाडु के कई हिस्सों में जोरदार बारिश। भारतीय नौसेना ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों को किया पुख्ता। आपात स्थिति से निपटने के लिए गोताखोर की टीम हाई अलर्ट पर। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन आज राज्य के अगले मुख्यमंत्री का नाम तय कर सकता है और इसके लिए महायुति के तीनों दलों के नेताओं की दिल्ली में बैठक हो रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजित पवार, शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस आज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ सरकार गठन को लेकर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा था कि उनकी पार्टी राज्य के अगले मुख्यमंत्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का समर्थन करेगी। और इसी पर हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमरेंद्र का रुख करते हैं। अमरेंद्र, क्या जानकारी, क्या ताज़ा अपडेट निकलकर अभी तक सामने आई है, क्योंकि महाराष्ट्र की जो साफ तौर पर राजनीति है उसमें बड़ी और अहम खबर आज निकलने वाली है। क्या ताज़ा जानकारी? गौरव, देखिए तकरीबन 9:30 के आसपास गृह मंत्री अमित शाह के घर पर सबसे पहले जो प्रवेश करते हैं वो जेपी नड्डा जी करते हैं और लगभग आधा घंटा गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की एक बैठक होती है। उसके बाद महायुति के नेताओं का आना प्रारंभ होता है और सबसे पहले इसमें जो है जो एकनाथ शिंदे हैं वो पहुंचते हैं गृह मंत्री के घर पे और वो करीब 20 मिनट तक रहते हैं। उसके बाद फिर अजीत पवार दूसरे नंबर पर पहुंचते हैं। उसके कुछ देर बाद जो है देवेंद्र फडणवीस महायुति के नेता के तौर पे पहुंचते हैं और लगभग जो है आधा घंटा सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जेपी नड्डा जी के साथ मंथन हुआ और उसके बाद फिर 3 नेता इकट्ठे होते हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा। उन तीनों की अलग एक बैठक होती है और उसके बाद फिर अजीत पवार जब आते हैं और उसके बाद जब फडणवीस आते हैं तो ये पांचों जो नेता हैं वो इकट्ठे होते हैं। और जिस तरह की जो संशय था कि मुख्यमंत्री को लेकर और सरकार के स्वरूप को लेकर जो चर्चा होनी है, क्योंकि काफी समय से ये चर्चा थी कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उसमें जो अंदर के सूत्र हैं उसमें ये बता रहे हैं कि जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है वो बीजेपी कोटे से ही होगा और जो डेप्यूटी सीएम्स हैं उस पर चर्चा चल रही है। जैसा पहले पिछले फॉर्मेशन में अगर आपने देखा होगा तो लगातार जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिंदे साहब थे, उसके अलावा 2 डेप्यूटी थे जिसमें फडणवीस और अजीत पवार थे। तो इस बार भी दोनों वही फॉर्मूला रखने को बात चल रही है कि 2 डेप्यूटी सीएम और 1 सीएम। लेकिन जो मेन मंथन है कि मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर मंथन चल रहा है और साथ में जो सरकार का फॉर्मूला होगा वो किस तरह का, क्योंकि जो इस बार की जो जीत है महाराष्ट्र की वो काफी बड़े मायने में
एक अहम विस्तार से अगर देखें तो काफ़ी अहम माना जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और इस बार जो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ तकरीबन 20 मंत्री जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से होंगे, और उसके बाद सिंधे की जो पार्टी है उनको करीब 15 सीटें 15 मंत्री दिए जा सकते हैं। इसके अलावा अजीत पवार जो हैं उनको 8 मंत्री दिए जा सकते हैं। तो इस पर भी चर्चा होगी, क्योंकि एक तरह से माने तो ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि किस तरह से सरकार का जो रोड मैप होगा उसकी चर्चा की जानी है, वो कौन से मुद्दे होंगे उस पर चर्चा होनी है, और मुख्यमंत्री के तौर पर एक ऐसा नाम जिस पर तीनों दल, क्योंकि महायुति की बैठक है तो तीनों दल एक मत हो जाएं, इस पर चर्चा हो रही है। तो ये खासा अहम माना जा सकता है गौरव। और जिस तरह से अगर आपने देखा कि आज अगर पार्लियामेंट में देखें तो आज जेपी नड्डा साहब की काफ़ी देर तक बैठक हुई, उन्होंने भी इस मुद्दे पर अलग से बैठक की। दोपहर में अजीत पवार जब दिल्ली आते हैं तो अजीत पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें साफ तौर पर कहा कि जो भी एनडीए तय करेगा वो उनके साथ हैं। और उससे पहले अगर आप देखें कि एक दिन पहले जो है एकनाथ शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि एनडीए के हर फैसले में उनके साथ हैं। लेकिन जिस तरह से संशय बना हुआ था, एक तस्वीर साफ होनी थी महाराष्ट्र को लेके कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो मेन जो मुद्दा है अभी मुख्यमंत्री का है, और मुख्यमंत्री के नाम के साथ साथ दोनों डेप्यूटी जो सीएम रहेंगे वहां के, उनके नाम पर चर्चा होगी और आगे के रोड मैप पे भी बात होगी। गौरव, अमरेंद्र, तो क्या नाम पर भी मोहर लगती हुई नजर आएगी? क्या स्थिति अब से कुछ देर में साफ होती हुई नजर आएगी? गौरव, बिल्कुल जो मंथन है ये माना जा रहा है कि ये बैठक काफ़ी लंबी चलने वाली है। ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि ये तकरीबन देर रात 12:30 और 1 बजे तक ये बैठक समाप्त होगी और लगभग वो तस्वीर साफ हो जाएगी। अब ये देखना है, दिलचस्प होगा कि बैठक से निकल के उस नाम की अनाउंस करते हैं, मीडिया के सामने बताते हैं, या फिर कल अलग से महायुति कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम की घोषणा करेगी। लेकिन ये बात बहुत साफ और स्पष्ट है कि बैठक के जो मसौदे हैं वो तैयार हैं, और किन किन मसौदों पर चर्चा होनी है इसकी चर्चा भी पहले से पूरी हो चुकी है। क्योंकि जो अहम मुद्दा था, जिस तरह से बात हो रही थी कि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं नाराज हैं, तो उसकी नाराजगी को लेकर भी वो मसौदे का जो एक कहें कि एक रोड मैप था उस पर चर्चा होगी। क्योंकि किसी भी तरह से सामने इस तरह की बातें ना आए कि महायुति में किसी भी बात को लेकर कोई भी मनमुटाव चल रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा साहब का आना ये बताता है कि किस तरह से सरकार का रोड मैप होगा। और जब आज की जो बैठक गौरव जब समाप्त होगी, उसके बाद अगर अनाउंसमेंट हो जाता है नाम का, तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक दल है उनकी बैठक होगी, एक पर्यवेक्षक नियुक्त होगा और महाराष्ट्र में जाके बैठक होगी, और तीनों दलों की बैठक होने के बाद जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और उसके बाद यह भी चर्चा होनी है, जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में यह भी तय हो जाएगा कि नया मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र का है वो कब शपथ लेंगे और शपथ का स्थान क्या होगा और कितने मंत्री उस बार उस शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे। इस सभी नामों की चर्चा आज लगभग तय हो जाएगी। तो देर आप अगर देखें तो ये बैठक तकरीबन 9:30 बजे जेपी नड्डा साहब पहुंचते हैं और अभी 11 से ज्यादा हो गया, यानी कि 1.5 घंटे से ज्यादा इस बैठक को हो गया, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि जब ये संयुक्त बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे पहले जब नड्डा जी से बात की तो सभी मुद्दों पर बात की, महायुति के सभी मुद्दों पर बात हुई। उसके बाद जब एकनाथ शिंदे आते हैं तो तकरीबन 20 मिनट सिर्फ 3 नेता यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जी, एकनाथ शिंदे और जेपी नड्डा साहब, तीनों की अलग बैठक होती है। उसके बाद अजीत पवार आते हैं। पहले एक माना जा रहा था कि सभी लोग एक साथ आएंगे, लेकिन तीनों अलग अमरेंद्र, ये तो साफ है कि तस्वीर अब से कुछ देर में साफ होती हुई नजर आएगी। लेकिन कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अब की बार सबसे ज्यादा रखे गए? क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत वहां पर हासिल की है, तो कहीं ना कहीं ये सब तमाम तो फैक्टर्स ही हैं, तमाम मुद्दे भी ऐसे रहे हैं जो अब की बार बहुत बड़े फैक्टर्स रहे हैं। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर अब की बार चेहरे पर मोहर लगती हुई नजर आएगी? देखिए गौरव, सबसे बड़ी बात है जब मुख्यमंत्री और डेप्यूटी मुख्यमंत्री के नाम की जब चर्चा समाप्त हो जाएगी तो कौन से मंत्रालय किनको दिए जाने हैं, यानी कि किनके कोटे में जाने हैं। महायुति में बीजेपी के पास कौन कौन से मंत्रालय जाने हैं उसकी चर्चा होगी। इसके अलावा शिवसेना जो शिंदे गुट है उनके पास कौन से मंत्रालय जाने हैं, क्योंकि इस तरह से मांग चल रही थी कि ये मंत्रालय इनको जा सकते, तो उन पर भी चर्चा होनी। और अजीत पवार की जो पार्टी है उनको कौन कौन से मंत्रालय जाने हैं, और जो मंत्रियों की जो संख्या है
है। 32 में से आप ये मान के चलिए जो 32 मंत्री बनने वाले हैं उसमें से कम 20 जो मंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी कोटे से होंगे और लगभग ये तस्वीर साफ हो रही है कि जो मुख्यमंत्री होगा भारतीय जनता पार्टी के कोटे से होगा। लेकिन नाम की चर्चा है तो मंत्रालय भी लगभग चर्चा हो जाएगी और जो समय है, जो कहां पे महाराष्ट्र में किस जगह पे और कहां पे और कब मुख्यमंत्री पद की शपथ होनी है वो भी तय होगा। और जिस तरह से अगर आप देखें तो कई मंत्रालय, अहम मंत्रालय जो भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से हैं, शिंदे साहब के पास जो मंत्रालय हैं उनको लेकर चर्चा होगी। और इसमें एक और बड़ी बात कि 2 महाराष्ट्र से शिंदे गुट के जो और विधायक है जो महाराष्ट्र में शिंदे साहब के बहुत करीबी हैं वो भी इस बैठक में, यानी कि इन महायुति के 3 नेताओं के साथ 2 और नेता हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रालय के और मंत्रियों के नामों पर भी लगभग मोहर लग जाएगी। और अब देखना यह होगा कि मोहर लगने के बाद जब ये बैठक देर रात 12:30 के आसपास जब समाप्त होगी तो क्या उनके नामों की घोषणा होगी। लेकिन एक चीज तो जो अंदर से आ रही है वो ये तय है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा हो, यानी कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कोटे से मुख्यमंत्री होगा। डेप्यूटी सीएम में एक शिंदे के पास जाना है और एक अजीत पवार के पास जाना है। नामों की चर्चा लगभग तय हो जाएगी गौरव। मतलब ये फॉर्मूला हम माने हैं वो भी लगभग ये फॉर्मूला आपकी बार भी रखा जाएगा कि 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम। और साफ तौर पर जैसा आप बार-बार कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम हो सकते हैं, तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि फॉर्मूला पहले से तय है, बस नाम पर मुहर लगनी बाकी है। गौरव, ये कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरह से अगर आप देखें महाराष्ट्र की पिछली सरकार में भी एक मुख्यमंत्री और 2 डेप्यूटी सीएम के साथ सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। और जब महायुति चुनाव में गया था तो उसने भी संयुक्त तौर पे इसी तरह का एक फॉर्मूला देने की कोशिश की थी। और प्रचार के दौरान भी देखे और जब विक्ट्री के बाद भी, महाराष्ट्र के रिजल्ट के बाद भी तीनों में कहीं भी किसी भी बात पे कोई मनमुटाव नहीं देखने को मिला और इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाएगा। जब मसौदा तैयार हुआ तो ये बात साफ तौर पर रखी गई कि एक मुख्यमंत्री और 2 डेप्यूटी सीएम इस गवर्नमेंट में होंगे। लेकिन जो नाम को लेके उसमें संशय जरूर बरकरार था क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का नाम जहां मुख्यमंत्री के लिए आ रहा था वहीं डेप्यूटी जो सीएम के तौर पे एकनाथ शिंदे का नाम आ रहा था। लेकिन कुछ जिस तरह की खबरें आ रही थी उसको लेकर बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे नाराज है। तो वो सारे मसौदे इस मीटिंग में और गृह मंत्री के साथ जो जेपी नड्डा साहब हैं तो उनकी मौजूदगी में इन सारे मसौदों को अब से पहले ही इसको फाइनलाइज कर लिया गया था। और जब अलग से जो बैठक हुई और जैसा बताया जा रहा कि इस मीटिंग के दौरान भी जो गृह मंत्री जो हैं सभी नेताओं से अलग अलग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो सारी स्थिति कुछ देर में समाप्त हो जाएगी और उसकी जो स्पष्ट तस्वीर है वो सामने आएगी। लेकिन ये तय है कि आज की एक अहम बैठक है जो महाराष्ट्र को लेकर नए निश्चित तौर पर अमरेंद्र थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा और उसके बाद ये तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। आप नजर बनाकर रखिए, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक बड़ा फैसला हो सकता है और इसी की उम्मीद भी लगाई जा रही है कि आने वाला मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और अब की बार क्या फॉर्मूला तय होता है, ये अब से कुछ देर में साफ होता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं और संसद की बात करते हैं। संसद को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है, परंतु इस मंदिर में पूजा यानी संसदीय परंपराओं के तहत काम करने का पाठ हमारे सांसद मानो भूल ही गए हैं। सोमवार को संसद का शीतकालीन सत्र आरंभ हुआ, लेकिन आज चौथे दिन भी कार्रवाई दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित रही। हालांकि वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव लोकसभा में अनुमोदित कर दिया गया। संसद के शीतकालीन सत्र में गुरुवार को दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही बाधित हुई और कामकाज प्रभावित हुआ। लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने अदानी मुद्दे पर हंगामा किया, वहीं राज्यसभा में भी विपक्ष के कार्यस्थगन प्रस्ताव के चलते हंगामा देखने को मिला। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों ने विपक्ष के रवैये की आलोचना की। आप जिस मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं उन सब मुद्दों पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा, लेकिन आप सदन को नियोजित तरीके से गतिरोध करना चाहते हैं। देश की जनता ने बड़ी आकांक्षाओं अपेक्षाओं के साथ आपको सदन में भेजा है। आप उनके मुद्दे उठाएं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएं, अभाव को उठाएं। मैं आपको पर्याप्त समय दिया है और दूंगा। As I indicated yesterday, the ruling of the chair must evoke deference and not a challenge. And I'm sure rules are so comprehensive that they enable every member of parliament to contribute.
I have no doubt any deviation from the rules is virtually sacrileging this temple. लोकसभा में हंगामे के बीच वक्फ संशोधन संबंधी विधेयक को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने समिति का कार्यकाल अगले बजट सत्र की आखिरी तारीख तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन में अनुमोदित कर दिया गया। अभी भी 6 राज्यों के साथ जो राज्य की संपत्तियां हैं वो वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है, उसमें डिस्प्यूट है। भारत सरकार के अर्बन डेवलपमेंट की 123 संपत्तियां दिल्ली में हैं, जिसकी बहुत कीमती है, और वो ब्रिटिशर्स ने राजधानी बनाने के लिए उसको कंपनसेशन दिया था, एक्वायर किया था, लेकिन 70 में वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है, उस पर जवाब आना है। दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे पर सरकार की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि विपक्ष जानबूझकर मुद्दों से भटकाने के लिए हंगामा कर रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार को संवेदनशील मुद्दों पर कामकाज रोककर चर्चा करानी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अपील को विपक्ष को मानना चाहिए, और लोकसभा राज्यसभा में कही हुई बात पूरे विश्व में जाती है। ये सबसे बड़ी पंचायत है और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सांसदों के लिए है, लेकिन 11 बजते ही, बल्कि 2 मिनट पहले ही वो तैयार होकर बेल में आ जाते हैं। संसद चलाने का काम सरकार का होता है। आपको विपक्ष की बात, जो विपक्ष 1-2 चीजें रख रहा है, उन पर डिस्कशन आप करा दो, संसद चलने लगेगी। लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हाल ही में लोकसभा उपचुनाव जीतकर आए कांग्रेस के 2 सांसद, वायनाड से प्रियंका गांधी और नांदेड़ से चौहान रविंद्र वसंत राव ने सांसद के रूप में शपथ ग्रहण की। इस बार जब से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, तब से विधायी सूची में शामिल किए जा रहे विधेयक हंगामे की चलते आगे नहीं बढ़ पाए हैं, जबकि सरकार की पुरजोर कोशिश है कि इन विधेयकों को आगे बढ़ाया जाए। ऋषि कुमार और आलोक कुमार के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। धर्म और राजनीति का मेल खतरनाक साबित होता है, विशेषकर तब जब अपने स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग किया जाए, और इसका एक उदाहरण संभल में हुई हिंसा के रूप में देश के सामने आ चुका है। इसलिए जब अजमेर शरीफ दरगाह मामले में हिंदू सेना की अर्जी कोर्ट द्वारा स्वीकृत हुई, तो कानूनी संस्थाओं पर उठाए जा रहे सवालों के बीच कुछ नेताओं के भड़काऊ बयान बड़े सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। संभल में पुलिस की जांच जारी है। गुरुवार को पत्थरबाजी में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर उनके हथियार जब्त कर लिए गए। अजमेर शरीफ दरगाह का मामला, हिंदू सेना की अर्जी कोर्ट द्वारा स्वीकृत। अजमेर शरीफ दरगाह को बताया महादेव का मंदिर। इस मसले पर गरमाई राजनीति। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की प्रसिद्ध दरगाह है। ये दरगाह अब कानूनी प्रक्रिया के केंद्र में है। परिसर में हिंदू मंदिर होने के दावे को लेकर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने याचिका दायर की, जिसमें दावा किया गया है कि दरगाह की जमीन पर पहले एक शिव मंदिर था, जहां पूजा अर्चना होती थी। दरगाह के निर्माण में मंदिर के मलबे का इस्तेमाल हुआ था। दरगाह के पास एक जैन मंदिर भी था, जिसके अवशेष अभी भी मौजूद हो सकते हैं। अदालत ने दरगाह समिति, सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई अब 20 दिसंबर को होगी, लेकिन ये मामला इसलिए चर्चा में है क्योंकि संभल में हुई हिंसा के बाद अजमेर दरगाह को लेकर आई अदालत की खबर पर राजनीतिक बयानबाजी से सियासी माहौल गर्मा गया है। विपक्षी नेता बीजेपी आरएसएस पर हमला करने के साथ साथ देश की अदालतों को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहाँ पर। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहाँ पर चादर बिछाते हैं। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। भाजपा विपक्ष पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाने के साथ साथ कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को लेकर इतिहास की गवाही दे रही है। अजमेर में कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का, इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? आज तक कांग्रेस की सरकार
केवल तुष्टीकरण करते रही। अगर ये 47 में ही मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता, आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर समाजवादी पार्टी पराजय जो उपचुनाव में हुई है उसकी खीज उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करके उठाने की कोशिश कर रही है तो बहुत नुकसान उठाएगी, चाहे उनका कोई सांसद हो या विधायक हो या पदाधिकारी हो। जो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि कानून को कोई हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो कानून उनके खिलाफ जो कार्रवाई होती वो भी करेगा। संभल में हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने संभल में सर्वे के लिए जा रही टीम की वीडियोग्राफी जारी की है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई गलत व्यवहार या अभद्र नारे नहीं दिख रहे, जो ये साबित करता है कि सपा नेताओं द्वारा उकसाए जाने के बाद अराजक तत्वों द्वारा पूरी घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। संभल के मामले को लेकर विपक्ष सोमवार से ही संसद की कार्यवाही भी बाधित कर रहा है। यहाँ सवाल सांसदों और राजनेताओं के आचरण का है और अदालतों में विचाराधीन ऐसे संवेदनशील मामलों में आग में घी डालने के बजाय संयम से अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन का है, जो विपक्ष के नेता करते नजर नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं संभल जिले स्थित जामा मस्जिद विवाद मामले में मस्जिद पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मस्जिद पक्ष को उनकी ओर से जामा मस्जिद संभल प्रबंध कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। मस्जिद कमेटी ने एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के निचली अदालत के आदेश को सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में शुक्रवार को सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच सुनवाई करेगी। संभल जिले की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने के दावे पर स्थानीय अदालत ने 19 नवंबर को सर्वे के आदेश दिए। और वहीं दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 को लागू रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट सोमवार को इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगा। वहीं स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने की अनुमति भी जारी रहेगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त 13 कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट्स दिल्ली एनसीआर के राज्यों को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट में दिल्ली में ट्रकों की एंट्री रोकने में सरकारों की नाकामी की बात कही गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ट्रकों की एंट्री पर बैन को लागू नहीं कर पाई। कोर्ट के आदेश के बाद सभी चेक पोस्टों पर पुलिस तैनात कर दी गई है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने आज झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत सोरेन ने अकेले शपथ ली है। शपथ समारोह के दौरान मंच पर हेमंत सोरेन के पिता और पूर्व सीएम शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन सहित इंडी गठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद रहे। गौरतलब है कि 81 सदस्यों वाली विधानसभा में इंडी गठबंधन ने 56 सीट हासिल की है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी और जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकार 1 जनवरी 2025 से पहले परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित करेंगे और लंबित रिजल्ट जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शपथ ग्रहण पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हेमंत सोरेन को बधाई, उनके आगामी कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को लेकर भारत समेत विश्व के कई देशों में आवाज बुलंद होती नजर आ रही है। चिन्मय प्रभु और की गिरफ्तारी और इस्कॉन पर बैन की खबरों के बीच गुरुवार को हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कट्टरपंथियों को भी कड़ी फटकार लगाई है।
अपने अस्तित्व और भविष्य को लेकर अंधकार में डूबे बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए गुरुवार को हाईकोर्ट से उम्मीद की एक किरण फूटी। भले ही इस फैसले से आम अल्पसंख्यकों के जीवन में तुरंत बड़ा बदलाव ना आए, लेकिन इतना जरूर है कि ये टूटती आस की डोरी को जोड़ने की एक कोशिश होगी। हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया। कहा कि सभी धर्मों के लोगों के बीच बहुत सौहार्द है और आपसी सम्मान और प्यार कभी नहीं खोएगा, इसलिए आवेदक को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। दरअसल विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक वकील की मौत के बाद अदालत से बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ चटगांव और रंगपुर में आपातकाल की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस पर सरकार से जवाब तलब किया था। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के बाद अदालत ने यह आदेश दिया। हालांकि इस्कॉन और हिंदुओं को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। इस्कॉन के शिवचर स्थित केंद्र को कुछ लोगों ने जबरन बंद करा दिया। इधर भारत में संसद से लेकर सड़क तक रोष है। मामले पर विदेश राज्य मंत्री ने संसद को बताया कि भारत ने बांग्लादेश के हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। राज्यसभा में लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सभी नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी वहां की सरकार की है, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों और देवी देवताओं की मूर्तियों की तोड़फोड़ और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के साथ भेदभाव की बहुत सारी घटनाएं पिछले कुछ महीनों में सामने आई हैं। भारत सरकार ने इसे लेकर बांग्लादेश सरकार के सामने चिंता जताई है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। हिंदुओं के बढ़ते उत्पीड़न के खिलाफ भारत समेत विश्व के कई देशों में आवाज बुलंद होती दिखाई दे रही है। शेख हसीना ने भी चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ विरोध करने वाले चिन्मय प्रभु को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि फौरी तौर पर इस्कॉन को अदालत से राहत तो मिल गई, लेकिन अब भी उस पर संकट बरकरार है। जमात जैसे कई कट्टरपंथी संगठन इस्कॉन के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू न करने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नड्डा ने कहा कि आप सरकार ने दिल्ली की जनता को जानबूझकर इस योजना से वंचित रखा है। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने 6.5 लाख से अधिक पात्र परिवारों और दिल्ली में 70 और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा से वंचित रखा। नड्डा ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इस जन केंद्रित योजना को लागू न करने के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक सरकारों को राजनीतिक मतभेदों से अलग हटकर जनता को सहायता और सेवाएं प्रदान करने वाली योजनाएं लागू करनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस योजना के जरिए प्रत्येक लाभार्थी परिवार और 70 और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 13वें राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन किया गया और इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों की उपज, आय और बीजों की गुणवत्ता को बढ़ाने पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भी सदैव ये कोशिश रही है कि न केवल हम अपने खाद्यान्न के भंडार भरें, बल्कि भारत को फूड बास्केट दुनिया का हम बनाएं। इसके लिए जरूरी है उत्पादन बढ़ना, और उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो वो है बीज। अच्छे बीज, गुणवत्ता युक्त बीज, वो अच्छे बीज समय पर किसानों को उपलब्ध हो जाएं, ये कृषि मंत्रालय का भी सबसे प्रमुख काम है। और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार श्री अन्न के तहत मोटे अनाजों की उपलब्धता पर जोर दे रही है। साथ ही इस कार्यक्रम में आए हितधारकों से अनाजों के पारंपरिक बीजों के संरक्षण और उपलब्धता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। आज श्री अन्न मोटा अनाज दुनिया में एक अलग स्थान बना रहा है। मानव स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी है, मुझे कह के बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे जो परंपरागत बीज हैं उनको कैसे सहेज कर रखें और उनकी उत्पादकता कैसे बढ़े।
और वहीं अब तटीय क्षेत्रों में खनिज ब्लॉकों की बिक्री का पहला दौर शुरू हो गया है। सरकार की तरफ से की जा रही इस नीलामी के जरिए 13 खदानों की बिक्री की जाएगी। नीलामी की इस पहली खेप में अरब सागर और अंडमान सागर में मौजूद खदानों की यहाँ पर खुदाई हो रही है और इन खनिज ब्लॉकों में निर्माण रेत, चूना मिट्टी और पॉलीमेटलिक नोड्यूल का मिश्रण होता है और ये खनिज बुनियादी ढांचे के विकास, हाईटेक विनिर्माण और हरित ऊर्जा संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस अभूतपूर्व पहल का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने इस पहल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत सरकार का खान मंत्रालय भारत की खनिज अन्वेषण यात्रा में एक परिवर्तनकारी अध्याय को चिन्हित करने के लिए प्रयासरत है। हम 13 ब्लॉक्स को आज ऑक्शन में लगाया। आने वाले दिन में ऑक्शन का और ब्लॉक्स भी हम जेईसी के द्वारा और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा एक्सप्लोरेशन करने के लिए निर्णय किया है। जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद भारत सरकार निर्णय किया है, उसके आधार पर आज माइनिंग मिनिस्ट्री भी इवन स्टेट गवर्नमेंट्स का जो क्रिटिकल मिनरल्स से अलावा जो अलग मिनरल्स भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी एक्शन का काम शुरुआत किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो लक्ष्य था ओपन एक्शन में होना चाहिए, इसका आधार पर आगे आए। और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में बना गहरा दबाव उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है, जिससे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय जिलों में भारी बारिश हो सकती है। चक्रवात फेंगल के अगले कुछ घंटों में तेज होने का अनुमान है। तमिलनाडु में फेंगल चक्रवात के कारण शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। नागपट्टिनम जिले के वेदारण्यम क्षेत्र में चक्रवात फेंगल के प्रभाव से कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस बीच भारतीय नौसेना ने आपदा तैयारी प्रयासों को तेज कर दिया है। पूर्वी नौसेना कमान ने तमिलनाडु मुख्यालय और पुडुचेरी नौसेना क्षेत्र के साथ समन्वय में चक्रवात के संभावित प्रभावों को कम करने के लिए एक मजबूत आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को सक्रिय किया है। मानवीय सहायता, आपदा राहत और खोज और बचाव कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नौसेना के अधिकारी तेजी से प्रतिक्रिया क्षमताओं को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही वाहनों में भोजन, पेयजल और दवाइयों सहित आवश्यक राहत सामग्री भरी जा रही है, जबकि विशेष बाढ़ राहत दल को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है। मुख्यालय TNP ने अपनी गोताखोर टीमों को भी हाई अलर्ट पर रखा है ताकि आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन बचाव मिशन शुरू किया जा सके। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी जारी की है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के आज शाम से कल सुबह के बीच चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। 30 की सुबह तक हम लैंडफॉल बोल रहे हैं महाबलीपुरम और कराईकल के बीच में होगा, तब तक वो वीक होके डीप डिप्रेशन बन जाएंगे और डीप डिप्रेशन होके वो क्रॉस करेंगे। लेकिन ये डीप डिप्रेशन होके क्रॉस करेंगे, फिर भी बरसात लगातार होगा और हम नॉर्थ तमिलनाडु जो कोस्टल एरिया है वहाँ के लिए हम 29-30 को और इंटीरियर में 30 को तो हम भारी वर्षा और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का भी फोरकास्ट दिए हैं। और उसके लगे हुए जो आंध्र प्रदेश के साउथ आंध्र प्रदेश के जो तटीय इलाका है वहाँ पे भी हम भारी वर्षा की वार्निंग दिए है। भव्य समारोह के साथ भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन हो गया। इस वर्ष का इफ्फी सिनेमाई विविधता और नवाचार का उत्सव रहा है। इफ्फी 24 में दिग्गज फिल्मकार फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। सितारों से सजे समारोह के साथ हुआ 55वें इफ्फी का समापन, जहां कहानी कहने की कला और वैश्विक सिनेमा की भावना का जश्न मनाया गया। 75 देशों की 200 से अधिक फिल्में, उद्योग के दिग्गजों द्वारा मास्टर क्लास और प्रेरक पैनल चर्चाओं के साथ इस वर्ष इफ्फी ने सिनेमा के बढ़ते प्रभाव को पहचाना। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू समेत कई गणमान्य अतिथियों ने इफ्फी 2024 के समापन समारोह में शिरकत की। This time it's a festival of the industry, for the industry, but this time with Shekhar Kapoor ji here,
we made it by the industry possible. So this festival truly exemplifies the best in the industry, and believe me, all these are the moments which we want to cherish. These are the moments we want to live, and it's great that we have been able to do it. We have the future here. Future is now, sitting right here, and I think this is what makes this festival big. The biggest thing is the film bazaar. All of you would agree that this has been the biggest film bazaar, and thanks to Government of Goa for being such a great supporter of entertainment. Truly, Goa is the entertainment capital of our country. Thanks to the Honorable Chief Minister. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज फिल्म निर्माता फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। गोल्डन पीकॉक, सिल्वर पीकॉक के साथ प्रतिष्ठित पुरस्कारों की प्रस्तुति के साथ फिल्म निर्माण में असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। चेक ड्रामा ड्राई सीजन इफी 2024 की समापन फिल्म रही। इफी 2024 ने सीमाओं को पार करते, संस्कृतियों को जोड़ते सिनेमा को प्रस्तुत किया। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, पणजी, गोवा। शानदार कंटेंट और समकालीन प्रोग्रामिंग का एक समृद्ध मेल पेश कर आधुनिक डिजिटल रुझानों को अपनाते हुए पुरानी यादों को ताज़ा कर रहा है प्रसार भारती का OTT प्लेटफॉर्म वेव्स। इफी 2024 के लॉन्च के बाद लगातार वेव्स दर्शकों को आकर्षित कर रहा है। भारत की प्रतिष्ठित लोक प्रसारक दूरदर्शन ने डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लॉन्च किया OTT प्लेटफॉर्म वेव्स, जो आज दर्शकों का पसंदीदा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने गोवा में आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में वेव्स OTT प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया था। लॉन्च के साथ ही वेव्स दर्शकों का ध्यान खींचने में सफल हुआ। इफी के मंच पर पहुंचे सिने उद्योग के सितारों ने वेव्स की सराहना की। आहिस्ता तो मैंने कहा ना कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है। अभी जो सिनेमा हॉल में नहीं जा सकते, एटलीस्ट वो देख तो सकते हैं। अगर कोई बीमार है, फॉर इंस्टेंस, इफ आई वांट टू सी अ फिल्म आफ्टर 5 years, आई वोंट बी एबल टू गो टू अ थिएटर। It's better to see it on the screen in house. So that is an advantage. दूरदर्शन तो हमारे खून में था, अब वेव हमारी सांसों में होगा। मतलब अच्छी बात है। इनसे सारी चीज़ें बहुत जगह सिनेमा पहुंचती हैं। वेव्स क्लासिक कंटेंट और समकालीन प्रोग्रामिंग का समृद्ध मिश्रण पेश कर आधुनिक डिजिटल रुझानों को अपनाते हुए पुरानी यादों को फिर से ताज़ा कर रहा है। Yes, well, I think it's really great that India has launched its own OTT platform with Indian films. There is an enormous diaspora, and they will be the first people to start consuming it. But I think over time, it will get bigger. And as people watch RRR and see them win an Oscar and enjoy the movie, they watch other films like some of Anurag Kashyap's films, which are always well seen and well received internationally. The more they see these kind of global films, the more a platform like Waves is interesting to regular people in America and in Europe. वेव्स ने एक बड़े एग्रीगेटर OTT के रूप में प्रवेश किया है, जिसमें समावेशी भारत की कहानियां हैं, जो भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ जोड़ती हैं। 12 से ज्यादा भाषाओं में ये सूचना और मनोरंजन की विभिन्न शैलियां प्रस्तुत कर रहा है। दुनिया के शीर्ष निर्माता निर्देशकों की लेटेस्ट फिल्म और वेब सीरीज आप देख सकते हैं आपके अपने OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर, जो उस सुनहरी दौर की यादें तो ताज़ा करता ही है, आज का लेटेस्ट कंटेंट भी पेश कर रहा है। साथ ही कुछ प्रीमियम कंटेंट को छोड़कर बाकी इसका डाउनलोड और बाकी सारा कंटेंट पूरी तरह से निःशुल्क है। तो अगर आप अपने पूरे परिवार के साथ देखना चाहते हैं भरपूर मनोरंजन, तो तुरंत डाउनलोड कीजिए OTT प्लेटफॉर्म वेव्स। कैमरा पर्सन आलोक के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, पणजी, गोवा। और उधर जमीयते उलेमाए हिंद के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष व राज्य की ममता बनर्जी सरकार में मंत्री सदीकुल्ला चौधरी ने
कोलकाता की रैली में भड़काऊ भाषण दिए। वक्फ बिल पर उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि सरकार आग से खेलना बंद करे। उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के हक को छीनना चाहते हैं और वक्फ बोर्ड को छीनकर खाना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री के अंदर नहीं आता है। आग से खेलना बंद करें। उन्होंने कहा कि हम पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध करते हैं। उन्होंने इस बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय को अपने ईमान की रक्षा के लिए लड़ने को लेकर उकसाने वाली बातें कहीं। कर्नाटक में मुफ्त की योजनाएं राज्य सरकार के सामने आर्थिक संकट की चुनौती पेश कर रही है। कांग्रेस विधायक एचआर गवियप्पा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से कुछ गारंटी योजनाओं को वापस लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। उनके इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधा है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोमोई ने कहा है कि राज्य सरकार के पास अपने कर्मचारियों को देने तक के लिए पैसा नहीं है। This is a feeling of all the MLAs, 224 MLAs, more so the ruling party MLAs, because they are unable to fulfill their promise in their constituency regarding development. Not even a single naya paisa has been given for development. The Congress leaders have, ministers have taken a lot of memorandum from MLAs for 20 crores, 30 crores, but none of them have been sanctioned, none of them are receiving because there is no money. There is no money for daily wagers, there is no money for contractors, there is no money for Anganwadis, and there is no money for ambulance drivers. This is a very, very bad situation in the state. और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद चित्रकूट में श्री राम घाट पर आयोजित आरती कार्यक्रम में भाग लिया और सभा को संबोधित किया। जनपद में चल रहे विकास कार्यों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि चित्रकूट के भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए सरकार द्वारा कई परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने घोषणा की कि चित्रकूट में जल्द ही वायु सेवा शुरू होगी। चित्रकूट वासियों को, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वासियों को एक साथ इस ऐतिहासिक स्थल से, इस पौराणिक स्थल से वायु सेवा का आनंद भी प्राप्त हो। संत तुलसीदास जी के पावन जन्मस्थली की सुरक्षा और उसके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, इसको हमारी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे के लिए हम लोगों ने 1300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं और वह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा कि आप सरकार रोहिंग्याओं के फर्जी कार्ड बनवा रही है। उन्होंने कहा कि इसी मामले को लेकर आज उपराज्यपाल से मिलेंगे। उन्होंने दिल्ली की कंगाल व्यवस्था को लेकर भी आप सरकार पर निशाना साधा। सीएजी की रिपोर्ट पहले 12 थी, अब 2 रिपोर्ट्स और आ गई हैं जो हमारी जानकारी में आया है, तो कुल 14 रिपोर्ट है जिनको सदन के पटल पर पेश करना है। हमने इस विषय में बार बार सरकार से आवेदन किया, उनको चेताया, इस मामले की गंभीरता को बताया, ये संवैधानिक संकट है। आप किस तरह से एक तरफ 10,000 करोड़ रुपए का लोन, इसका मतलब ये है कि दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी के शासनकाल में कंगाल हो चुकी है। और पंजाब में महिलाओं के लिए शुरू की गई मुफ्त बस यात्रा योजना राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इस योजना के चलते राज्य सरकार द्वारा संचालित PRTC यानी पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को रोजाना लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार के पास 380 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी राशि लंबित है। पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना पर प्रतिदिन लगभग 1 करोड़ रुपए का खर्च आता है, जिसे राज्य सरकार को PRTC को वापस करना पड़ता है। सूत्रों के मुताबिक PRTC को इस साल की शुरुआत में लगभग 100 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन उसके बाद इस बाबत कोई फंड रिलीज नहीं किया गया। इससे पहले राज्य सरकार ने दावा किया कि उसने पंजाब रोडवेज, पनबस और PRTC बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुनिश्चित करने पर 1548.25 करोड़ रुपए खर्च किए।
समावेशी शहरी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के नेतृत्व में अपनी झुग्गी पुनर्वास नीति में बड़े बदलावों को मंजूरी दी है। ये बदलाव झुग्गी वासियों को सम्मानजनक आवास प्रदान करने के साथ साथ दिल्ली के निवासियों के लिए अतिरिक्त आवास और व्यावसायिक स्थान बनाने का लक्ष्य रखते हैं। मुख्य संशोधनों में आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए FAR को 500 तक बढ़ाना, 40% भूमि को आवासीय उद्देश्यों के लिए आरक्षित करना और डेवलपर्स को 5 किलोमीटर के दायरे में प्लॉट क्लस्टर करने की अनुमति देना शामिल है। ये कदम परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाएंगे और सभी लाभार्थियों को आधुनिक आवास और सार्वजनिक सुविधाओं के साथ पुनर्वास सुनिश्चित करेगा। ये पहल झुग्गी वासियों को मालिकाना हक देकर उन्हें औपचारिक शहरी ढांचे में शामिल करने और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में काम करेगी। अन्य प्रमुख फैसलों में स्वास्थ्य, शिक्षा परियोजनाओं और गाजीपुर में बायो मिथेनॉलाइजेशन प्लांट के लिए भूमि उपयोग में बदलाव शामिल है। ये प्रस्ताव अब आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा गया है। बाल विवाह न केवल एक सामाजिक कुरीति है, बल्कि ये एक जघन्य अपराध भी है जो बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है। बच्चों के खिलाफ होने वाले इस अपराध को रोकने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बाल विवाह न केवल एक पुरानी सामाजिक कुरीति है, बल्कि यह एक जघन्य अपराध भी है जो बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है। बाल विवाह बच्चों के खिलाफ अपराध है जो बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है। बाल विवाह परिभाषा की बात करें तो बाल विवाह वह विवाह है जिसमें लड़की की आयु 18 वर्ष से कम और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम हो। केंद्र सरकार ने बाल विवाह कुप्रथा के उन्मूलन के लिए वर्ष 2006 में बाल विवाह निषेध अधिनियम को लागू किया, जिसके तहत 16 राज्यों के विशिष्ट क्षेत्रों में बाल विवाह निषेध अधिकारी नियुक्त किए गए। PCA में लागू होने के बाद बाल विवाह की स्थिति जहां 2006 में 47% थी, तो 2019 से 21 के दौरान ये 23.3% रह गई। दंडात्मक प्रावधान: बाल विवाह कराने या उसमें शामिल होने पर आरोपी को 2 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। शादी की कानूनी उम्र बढ़ाना: सरकार ने 2021 में एक प्रस्ताव पास किया जिसके तहत लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष की गई, जिससे कम उम्र में विवाह के प्रति जागरूकता आई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ: समाज में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया था, जिसके फलस्वरूप लड़कियों की शिक्षा दर बढ़ी है। समाज में बदलाव: सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए न सिर्फ नियम बनाए हैं, बल्कि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं। अब ग्रामीण परिपाटी के लोग यह बखूबी समझते हैं कि बाल विवाह बच्चों के विकास के लिए हानिकारक है। स्थानीय सरकारों की पहल: जमीनी स्तर पर परिणाम पाने के लिए पंचायतों और स्थानीय सरकारों ने बाल विवाह रोकने के लिए कई योजनाएं और उपाय अपनाए हैं। जैसे गाँवों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और बाल विवाह विरोधी समितियां बनाई गई हैं। आर्थिक सशक्तिकरण: अब महिलाओं को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रम के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जैसे मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। बच्चों की शादी रद्द करने का अधिकार: बाल विवाह के मामलों में कानून के तहत लड़कियों को शादी को रद्द कराने का अधिकार प्राप्त है, जिससे वे अपनी इच्छा के खिलाफ होने वाली शादी को रद्द करा सकती हैं। सरकार के विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप इस कुप्रथा पर बहुत हद तक लगाम लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में श्रीमद् भगवद गीता के चुनिंदा पवित्र श्लोकों का पाठ किया जाएगा। कार्यक्रम में महाभारत के सार का भी वर्णन होगा। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के सेक्रेटरी उपेंद्र सिंघल ने बताया कि महोत्सव में 5 दिसंबर से 7 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें पार्टनर राज्य ओडिशा और पार्टनर देश तंजानिया होगा। राष्ट्रीय गीता महोत्सव आज 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जो 15 दिसंबर तक चलेगा। 5 तारीख से हमारे 7 दिवसीय मुख्य कार्यक्रम शुरू होंगे, जिसमें
इस बार हमारा पार्टनर स्टेट उड़ीसा है और पार्टनर देश तंजानिया है। तो इनके विधिवत तौर पे पवेलियंस का उद्घाटन 5 तारीख को होने वाला है ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में। और सड़क हादसे को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई मोर्चे पर काम किया जा रहा है। जाड़े के मौसम में कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी सड़क हादसे की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों को कई कदम उठाने का आदेश दिया गया है। आदेश के तहत विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने को कहा गया है ताकि हादसों को रोका जा सके। उपायों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला इंजीनियरिंग उपाय और दूसरा सुरक्षा जागरूकता। इंजीनियरिंग उपाय में क्षतिग्रस्त या गायब सड़क संकेतों और धुंधले या अपर्याप्त सड़क चिन्हों की मरम्मत की जा रही है। वहीं परावर्तक मार्कर, मीडियन मार्कर और ट्रांसवर्स बार मार्किंग लगाने की बात भी कही गई है। हादसे वाले क्षेत्र में सोलर ब्लिंकिंग और अन्य साइन को भी ठीक करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सड़क हादसा रोकने के लिए मंत्रालय की ओर से जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। इस अभियान के तहत लोगों को विजिबिलिटी की जानकारी देने, कोहरे को लेकर अलर्ट जारी करने और वाहनों की गति को कम करने संबंधी जानकारी दी जाएगी। वाहन चालकों को कोहरे के दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाने की हिदायत दी जाएगी। टोल प्लाजा और सामुदायिक केंद्रों पर सेफ्टी को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम होगा। मंत्रालय की ओर से फील्ड अधिकारियों को रात के समय राजमार्ग की निगरानी समय समय पर करने को कहा गया है। इसके अलावा सेफ्टी के लिए स्वतंत्र इंजीनियर ठेकेदार को विजिबिलिटी का पता लगाने के लिए कदम उठाने को कहा है। हादसे को रोकने के लिए हाईवे पेट्रोल व्हीकल की तैनाती घने कोहरे वाले क्षेत्रों में की जाएगी। दुर्घटना वाले क्षेत्रों में सुधार के लिए फील्ड अधिकारियों को वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। इनका उपयोग कोहरे के मौसम में दृश्यता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जाएगा। भारतीय जांच एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इंटरपोल के साथ मिलकर सीबीआई और एनआईए ने प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकवादी सलमान रहमान खान को रवांडा से प्रत्यर्पण कराने में कामयाबी हासिल की है। सलमान पर बेंगलुरु में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। सलमान रहमान खान ने बेंगलुरु में 2023 में आतंकी गतिविधियों के लिए हथियारों, गोला बारूद और विस्फोटकों की सप्लाई की थी। रवांडा जांच ब्यूरो, इंटरपोल और नेशनल सेंट्रल ब्यूरो की मदद से सलमान रहमान खान को रवांडा की राजधानी किगाली में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें भारत लाया गया। एनआईए ने आपराधिक साजिश, आतंकवादी संगठन का सदस्य होने और आतंकवादी संगठन को सहायता प्रदान करने, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम से संबंधित अपराधों से संबंधित मामला दर्ज किया था। सीबीआई ने 2 अगस्त 2024 को इंटरपोल से सलमान के खिलाफ रेड नोटिस यहां पर जारी करवाया था। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश से होने वाला निर्यात 800 अरब के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रालय की 10 साल की उपलब्धियों पर जानकारी देते हुए संसद में विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर गहरी निराशा जताई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बीते 10 सालों में विकास और रोजगार पर फोकस करते हुए सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत मैन्युफैक्चरिंग आधारित विकास को बढ़ावा दिया। यही वजह है कि देश से होने वाले निर्यात में बीते 10 सालों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है और यह बढ़ोतरी वैश्विक स्तर पर तमाम चुनौतियों के बावजूद हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भरोसा जताया कि इस साल भारत से होने वाले निर्यात में इतिहास रचा जाएगा और देश से कुल $800 बिलियन के निर्यात का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। 24-25, we expect to cross $800 billion of exports for the first time in India's history. In a way, despite having inherited such a weak economy, despite the Indian currency being one of the strongest performing currency amongst all emerging markets and not depreciating as much as other developing countries, despite 2 years of COVID, 2 international wars and the Red Sea crisis, despite all of these challenges, I do see before my eyes a further rapid growth in our export income. उद्योग मंत्री ने बताया कि आज भारत में सबसे सस्ता डेटा उपलब्ध है और आज भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के निर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक देश है। सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना यानी PLI की सफलता पर भी काफी उत्साहित है। आंकड़े बताते हैं कि कोविड के दौरान लाए गए PLI स्कीम के तहत अब तक 12.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ, 22.5 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन हुआ और 10 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिली।
विश्व का सबसे अट्रैक्टिव अगर कोई डेस्टिनेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, अगर विश्व का सबसे कोई अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है डेटा सेंटर्स लगाने के लिए, अगर कोई विश्व का सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, जो आज दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की तरफ आ रही हैं, भारत में बड़े बड़े सेंटर्स में लाखों लोगों को, युवा युवतियों को विशेषकर नौकरियां मिल रही हैं, अफोर्डेबल कंपेटिटिव प्राइस पे इंटरनेट और डेटा होने के कारण पूरी दुनिया समझ गई है कि भारत एकमात्र देश है जहां पे हमने अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाना चाहिए। संसद के सत्र के बाद भारत यूके और अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता आगे बढ़ाने पर काम कर रहा है। उद्योग मंत्री ने इस बात की निराशा जताई कि देश का विपक्ष इन तमाम उपलब्धियों को नजरअंदाज करते हुए संसद में गतिरोध उत्पन्न कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके युवा भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और मशहूर अनुभवी वैश्विक निवेशक जिम रोजर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में हो रहे विकास की तारीफ की है। जिम रोजर्स ने कहा है कि भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बेहतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पहले के समय में भारत की अर्थशास्त्र की समझ इतनी बेहतर कभी नहीं थी जितनी कि आज की है। जिम रोजर्स ने कहा कि मेरे जीवन में पहली बार मुझे लगता है कि दिल्ली अर्थव्यवस्था के बारे में बेहतर समझती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर कई अच्छे काम किए हैं। जिम रोजर्स को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में हुई भारत की आर्थिक प्रगति पर उनकी विशेषज्ञता और रणनीतिक अंतर्दृष्टि के लिए भी जाना जाता है। लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुष एकल वर्ग के राउंड ऑफ 16 के मैच में लक्ष्य सेन ने दानिल दुबेवेंको को हराया। पुरुष एकल वर्ग के राउंड ऑफ 16 मैच में भारत के किरण जॉर्ज को जापान के शोगो ओगावा के हाथों हार झेलनी पड़ी। प्रियांशु रजावत ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्रियांशु ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच में वियतनाम के खिलाड़ी को 21-14, 21-13 के अंतर से हराया। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए राउंड ऑफ 16 के मैच में पीवी सिंधु ने ईरा शर्मा को 21-10, 12-21, 21-15 से मात दी। मालविका बंसोड सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में प्री क्वार्टर फाइनल दौर में ही हार कर बाहर हो गई हैं। उन्हें भारत की ही श्रेयांशी वेलिशेट्टी ने हराया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।